हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो गाइस, आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 3। इससे पहले इस कहानी के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था सामिया को कुछ गुंडे ने किडनैप कर लिया था, जहाँ उसके चाचू मलंग अग्निहोत्री ने उसकी जान बचाते हुए उस गुंडे को जान से मार दिया है। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब देखते हैं आगे। सुबह का वक्त था। अपार्टमेंट के गार्डन एरिया में इस वक्त प्रिंस कुछ अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वो बॉल खेलते खेलते गिर गया। उसके गिर जाने से सभी बच्चे उस पर हंसने लगे और एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, यू आर वेरी बिग। प्रिंस ने अपने छोटे से हाथों से बॉल को पकड़ा और टुकुर टुकुर उन सभी को देखने लगा जो उसे कमज़ोर कहते हुए हंस रहे थे। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, तुम हम लोगों की तरह स्ट्रांग नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम्हें हमारे साथ नहीं खेलना चाहिए, तुम जाओ अपनी माँ की गोद में। तभी ये सुनकर प्रिंस ने गुस्से के साथ कहा, शट अप, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ। मम्मा कहती है कि प्रिंस दुनिया का सबसे स्ट्रांग बॉय है और मैं तुम सबसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी हूँ। तभी उन बच्चों ने कहा, पागल, स्ट्रांग होते तो तुम्हारे हाथ से बॉल बार बार गिरती नहीं। और ये सुनते ही प्रिंस ने मासूमियत के साथ उस बॉल को देखा और फिर धीरे से बोला, पल, ये बॉल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये तो मेरे हाथ में भी नहीं आती। तभी वे बच्चे उसके पास आए और हंसते हुए बोले, हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और बहुत ही ज़्यादा वीक हो, हम सब की तरह स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारे हाथ से बॉल गिर जाती है। तुम हमारे साथ नहीं खेलने आना चाहिए, तुम्हें अपनी मामा की गोद में ही रहना चाहिए। ये कहकर वो बच्चे फिर से हंसने लगे। वही प्रिंस की आंखों में दूसरे ही पल आंसू भर आए और वो टुकुर टुकुर उन सभी को देखकर बोला, तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम सबके साथ अब से कभी नहीं खेलूँगा। इसके जवाब में वो सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें तुम्हें अपने साथ खिलाना ही नहीं है, तुम अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। हमें तुम जैसे वीक बच्चे पसंद नहीं हैं और ना तो तुम हमारी तरह स्ट्रांग हो और ना ही तुम्हारे पास हम सब की तरह डैडी हैं। जैसे ही उसने डैडी शब्द कहा, अचानक से प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए और वो थोड़ा थोड़ा रोने लगा और उसने कहा कि माँ कहती है कि वो ही मेरे लिए डैडी हैं, इसीलिए मुझे किसी भी डैडी की ज़रूरत नहीं है। तभी उन बच्चों ने हंसते हुए कहा, पर डैडी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डैडी हमें घुमाने लेकर जाते हैं, हमें स्टोरी सुनाते हैं, हमारे पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं, डैडी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। इसके जवाब में प्रिंस ने भी सिसकते हुए कहा, ये सब कुछ तो मेरी मम्मा भी करती है मेरे लिए। लेकिन दूसरे लड़के ने कहा, लेकिन फिर भी डैडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। ये कहते हुए वो बच्चे अब प्रिंस को चिढ़ाने लगे और वहीं प्रिंस की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा और कुछ ही देर में वहाँ पर एक उसे भारी आवाज़ आई, बच्चों, क्या कर रहे हो तुम सब, क्या कर रहे हो? इस तरह से किसी बच्चे को परेशान करना चाहिए क्या? यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? सबको उस आवाज़ को जैसे ही सबने सुनी, सब बच्चों ने वो डर के वहाँ से भागने लगे, तुरंत ही गेट की तरफ देखने लगे। और वहीं जैसे ही प्रिंस ने आवाज़ सुनकर गेट की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत वो बॉल वहीं पर ज़मीन पर फेंक दिया और अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़कर बोला, मासी, आप आ गई मासी। ये कहते हुए वो तुरंत ही गेट पर खड़ी माही के पैरों से लिपट गया। वही माही गुस्से से उन बच्चों को देख रही थी। बच्चे माही को देखकर घबरा कर वहाँ से जल्दी जल्दी से भाग गए। उनको जाता देख माही ने गुस्से के साथ कहा, मुझे उनके माँ बाप से आज ही उनकी शिकायत करनी होगी। इनका कोई हक नहीं बनता कि मेरे प्रिंस के साथ ऐसा बिहेव करे। मैं आज उनकी शिकायत ज़रूर करूँगी। ये कहते हुए वे नीचे झुकी और प्रिंस को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही प्रिंस ने सिसकते हुए बोला कि मासी, आई मिस यू, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी मासी? मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है। प्लीज़ अब मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाया करो। मम्मा भी ऑफिस चली जाती हैं, मैं अकेला हो जाता हूँ। मुझे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ नहीं खेलना वाला होता है और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ खेलते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। ये कहकर वो रो रहा था। माही को
सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसके आंसू को साफ करते हुए बोली, मेरा बच्चा, मैं आपके लिए ही तो जल्दी से अपने सूट को ख़त्म करके आई हूँ। आपको पता है मैंने आपको आपसे भी ज़्यादा मिस किया है बेटा। इनफैक्ट मैं तो डेली वीडियो कॉल भी किया करती थी आपके पास, पर आप हमेशा सो जाते थे, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाती थी। सॉरी बेटा, लेकिन अब आप फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। और जिसने भी आपको परेशान किया है, मैं उनके मॉम डैड से आज ही शिकायत करूँगी और उनको सबको पनिश करवाऊँगी। माही की ये बात सुनकर प्रिंस की आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्या आप सच कह रही हो मासी, आप उन्हें पनिश कर लेंगी? इसके जवाब में माही ने कहा, जो मेरे प्रिंस को रुलाएगा मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं उन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगी। अब आप रोना बंद करो जल्दी से, और पता है मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? ये सुनते ही तुरंत प्रिंस ने अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, क्या लेकर आई हो मासी? इसके जवाब में माही ने उसके एक हाथ से अपने लगेज को पकड़ा और दूसरे गोद में उसे उठाते हुए अंदर अपार्टमेंट में लेकर जाते हुए बोली, मैं आपके लिए सूट से बहुत सारे टॉयज लेकर आई हूँ और वीडियो गेम्स लेकर आई हूँ। मुझे पता है मेरा प्रिंस उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। और हाँ, अब आपको उन्हीं छोटे बच्चों के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं वीडियो गेम से और टॉयज़ के साथ खेलना, आपको बाहर उन गंदे बच्चों के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वे तुरंत ही तालियां बजाते हुए बोला, मासी इज़ द बेस्ट। वो लगातार यही बातें बोलने लगा। माही ये सब सुनकर हंसने लगी और उसके गालों पर किस करते हुए फिर उसे लेकर रूम के अंदर चली गई। तो ये रही प्रिंस और माही की स्टोरी। अब देखते हैं आगे। इधर दूसरी तरफ दुबई में रात का वक्त था। इस वक्त क्लब एरिया में चारों तरफ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी। वहां ऐसा लग रहा था जैसे गोलियों की बारिश हो रही हो और वहां काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। और इसी क्लब के एक प्राइवेट एरिया के अंदर एक इंसान दर्द से तड़प रहा था और वो डरते हुए बोला, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और आपने वादे को भी ज़रूर निभाऊंगा। छोड़ दो मुझे प्लीज़, मैं भीख मांगता हूँ अपनी जान की आपसे। मेरे साथ मेरे परिवार वालों को भी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। तुम्हें तो जो भी सज़ा देनी है तो तुम मुझे दे सकते हो, पर मेरी फैमिली को क्यों तड़पा रहे हो? मेरे बच्चे अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तुम उन्हें टॉर्चर नहीं कर सकते। मेरी बीवी इन सभी चीज़ों से बहुत अनजान है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। उनके साथ इतना गलत मत करो, तुम्हारी भी तो बीवी बच्चे होंगे। उसने ये कहा ही था कि तभी उसके सीने पर एक इंसान ने अपने लेदर शूज जो रखे हुए थे उसने कसकर उसके सीने पर मसल दिए। वो इंसान एक बार फिर से दर्द में चीखा पड़ा और इस वक्त इस ब्लैक डार्क आउटफिट में मौजूद इंसान ने उसके माथे पर गन पॉइंट करते हुए बिना किसी भाव के कहा, मेरे अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही मुझे किसी की फैमिली या रिलेटिव से कोई फ़र्क पड़ता है। तुमने अपना वादा तोड़ा है और मेरी नज़रों में धोखा देना और वादा तोड़ना गुनाह के बराबर होता है। इसीलिए तुम्हें मौत मिलेगी और साथ में तुम्हारा पूरा परिवार भी बर्बाद होगा, क्योंकि अतुल अपनी खुद की नज़रों में ना तो परिवार मायने रखता है और ना ही प्यार। इसी के साथ अतुल ने उस इंसान के माथे पर अपनी बंदूक की सारी गोलियां उतार दी और इसी इंसान के मुंह से लगभग खून बाहर आने ही वाला था। खून निकलने लगा और वो वहीं दूसरे ही पल तड़प कर वहाँ पर मर गया। आसपास मौजूद गार्ड्स ने अतुल को देखा और फिर एक नज़र उस आदमी को देखा। तभी एक गार्ड ने आगे आकर बोला, बॉस अब हमें इसके परिवार का क्या करना है? ये तो मर गया है ना। अतुल ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। असिस्टेंट आगे आया और उसने अपने तुरंत ही टिश्यू निकालकर अतुल के हाथों पर लगे खून को साफ करने लगा। और अतुल बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि जो हाल इसका हुआ है वही हाल इसकी फैमिली का भी होना चाहिए। याद रहे, सब तड़पने चाहिए, जिससे सभी को ये एहसास हो जाए कि अतुल अग्निहोत्री के साथ दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर गार्ड ने अपना सिर हिलाया और वो वहाँ से चला गया। अतुल ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। क्लब के अंदर सभी गार्ड अब एक लाइन से खड़े हो गए। अतुल ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए सीधा बाहर की तरफ रुख ले लिया। तभी वो जब बाहर की तरफ बढ़ा तो अपनी मर्सिडीज कार में आया और बैठा ही था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ।
उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ फ़ोन बाहर निकाला और कुछ सेकंडों तक कॉल को घूरता रह गया और फिर उसने कॉल को रिसीव करते हुए बोला, क्या न्यूज़ है? उधर से एक भारी आवाज़ आई, उन सभी को मार दिया गया है। अतुल एक गहरी सांस के साथ कहता है, दैट्स माई ब्रदर। फिर उधर से आवाज़ आई, वो आपको पूछ रही है आप घर कब तक आ रहे हैं वापस। ये सुनकर अतुल के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए और उसने बिना किसी भाव के कहा कि डिनर करा के उसे सुला दो क्योंकि मुझे लेट होगा, मुझे आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, तो मेरी टेंशन मत लो। ये कहकर अतुल कॉल को कट करने को हुआ, लेकिन तभी उधर से मलंग की सख्त आवाज़ में कहा कि भाई प्लीज़ स्टॉप इट, आपको घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा और अगर आप घर नहीं आए तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा। और हाँ, आपको पता है कि जब मैं आपके ऑफिस आता हूं तो आपके ऑफिस का क्या हाल होता है। ये सुनकर अतुल ने कॉल को घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। अगले आधे घंटे के अंदर मुझे आप घर में देखने चाहिए, दैट्स इट। इसी के साथ उधर से फ़ोन को कट कर दिया गया। तभी कार में बैठा असिस्टेंट अतुल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है कि बॉस, एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा न लगे। कहने को तो आप बड़े भाई हैं, मगर हुक्म आपके छोटे भाई का ही चलता है आप पर। अतुल ने उसे घूर कर देखा तो असिस्टेंट चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाकर आगे की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर बाद असिस्टेंट ने बोला कि बॉस, गाड़ी को कहाँ लेकर चलूं, ऑफिस या पैलेस? अतुल ने उसे घूरते हुए कुछ सोचा और फिर देखते हुए कहा कि गाड़ी पैलेस की तरफ मोड़ दो। कुछ ही देर बाद अतुल ने एक बड़े से पैलेस के बाहर अपनी मर्सिडीज रुकवाई और वो अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही उसने अपने कदम घर के अंदर रखा तो उसे अचानक से कोई ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों से आकर कोई लिपट गया हो। अतुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए हुए वो बंद खड़ा हुआ था। तभी सोफे पर बैठा मलंग अतुल को घूरते हुए बोला, भाई। उसके आवाज़ से अतुल ने अपनी आंखें खोली और वो नीचे झुकते हुए देखता है तो सामिया उसके पैरों से लिपट कर उसे टुकुर टुकुर देखी जा रही थी। तभी सामिया ने बेहद ही प्यार से कहा, डैडी आई मिस यू। आपने मुझे पिछले 2 दिनों से बात नहीं करी है और ना ही आप मुझे पिछले 2 दिनों से आप मिलने आए हो। आप मुझसे 2 दिनों से दूर हो पर फाइनली आप घर वापस आ गए। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी अतुल ने नीचे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे स्कूल से शिकायत आई थी, तुमने फिर से वहाँ पर बच्चों के साथ लड़ाई की है। जैसे ही अतुल ने ये कहा, सामिया के चेहरे की सारी स्माइल गायब हो गई और वे उसने तुरंत ही अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए कहा, डैडी साली साली डैडी, पल साली गलती मेरी नहीं थी, पल पल ये नहीं करना चाहती थी मैं। अतुल ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम लड़ाई नहीं करना चाहती थी तो मेरे पास शिकायत कैसे आई तुम्हारी? ये कहते हुए उसने मलंग को घूरते हुए कहा, मलंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ चुके हो? हर रोज़ प्रिंसिपल की शिकायत आती है इसके लिए मेरे पास। क्या करूँ मैं? क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो मलंग ने अपने लैपटॉप से काम करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, आप फिक्र मत कीजिए भाई, इस बार की मीटिंग मैं अटेंड करूंगा, इसकी पेरेंट्स मीटिंग में इसके साथ इस बार मैं जाऊंगा। ये सुनते ही सामिया के चमक आ गई चेहरे पे और वो बोलने लगी, चाचू इज़ द बेस्ट, चाचू इज़ द बेस्ट। वो बार बार ये बोल रही थी। अतुल तुरंत मलंग की तरफ देखकर घूरने लगा। सामिया दौड़ते हुए मलंग के पास गई और बोली, माई चाचू इज़ द बेस्ट। ये सुनकर मलंग उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं अतुल उन दोनों को घूरने लगा। तभी फिर उसने सामिया को अपनी गोद में उठाया और बोला, डिनर कर लिया आपने? सामिया ने अपना छोटा सा सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस, मैंने चाचू के साथ डिनर कर लिया है डैडी। और हाँ, आज चाचू ने मेरे लिए फेवरेट मेरे नूडल्स भी बनाए थे। ये सुनकर अतुल ने एक नज़र मलंग को घूरा और फिर बोला, क्या तुम थोड़ी केयर अपने भाई की भी कर सकते हो? मलंग ने अपनी नज़र ऊपर की ओर करते हुए अतुल को देखते हुए कहा, हाँ, आपके लिए मैंने शेफ रखे हुए हैं और हाँ, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी कुकिंग भी करते हैं। ये सुनकर अतुल उसे घूरने लगा, लेकिन तभी फिर सामिया ने अपने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी चाचू, इस बाल की मीटिंग में मुझे मेरी माँ भी चाहिए। उसके मुंह से माँ शब्द सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन से डार्क हो गए और वहीं मलंग भी एक टक सामिया और अतुल को देखने लगा। तभी अतुल ने गुस्से के साथ उसे नीचे उतारा और कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, सामिया, क्या मैंने तुमसे पहले भी बताया है ना कि तुम्हारे पास कोई भी माँ नहीं है?
तुम्हारे पास सिर्फ मैं और तुम्हारे चाचू हैं। इसके अलावा आप कभी भी अपनी माँ का जिक्र भी मत करना, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई भी नहीं है। उसे ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। तो वहीं सामिया ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी, दूसरे ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। वो वहाँ तुरंत ही आंसू भरी एक नज़रों से मलंग को देखने लगी। तभी मलंग और सामिया जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे आंसुओं से भरी, सामिया की आंख मलंग को बहुत चुभ रही थी। आखिर कौन है सामिया की माँ और कौन है आखिर प्रिंस के डैडी? क्या अतुल और मिष्टी एक दूसरे से पति पत्नी है? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच और क्या रिश्ता है सामिया और प्रिंस के बीच? तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कहानी की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज का भाग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इसके सभी भाग ज़रूर देखिएगा। और अगर कहानी का कोई भी मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वो मोमेंट लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलिएगा। और फ्रेंड, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए हमारे न्यू चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।